डिजर्टेड स्टोर का मतलब ये नहीं कि उस स्टोर में कुछ भी नहीं था, बल्कि उस स्टोर में वेपन्स के अलावा कुछ और नहीं था। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कलेक्शन खरीदना पसंद करते हैं, और नक्श के गॉडफादर उनमें से एक हैं। एक दुबला पतला आदमी काउंटर के पास सो रहा था, जैसे मानो उसे अपने कस्टमर की पड़ी ही ना हो। अनिका का हाथ पकड़कर नक्श उस स्टोर को ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। अंत में नक्श की नज़र एंशियंट तलवार पर पड़ी, जिस पर जंग लगा हुआ था। बॉस, मैं उस तलवार को देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए नक्श ने काउंटर टेबल पर 3 से 4 बार नॉक किया, जिससे उस आदमी को उठाया जा सके। 5 करोड़, उबासी लेते हुए उस आदमी ने अपनी आधी आंख खोलकर कहा। अरे हाँ भैया, 5 करोड़ तो ठीक है, लेकिन क्या आप हमें उस तलवार को दिखा सकते हैं? शोभित को उस आदमी का अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया, और कड़क आवाज में उसने कहा, मेरे स्टोर पे पहले खरीदो और बाद में उस सामान को देखो। उस आदमी की बात सुनकर अब तो पक्का यकीन हो गया था कि उसे अपने ग्राहकों की कोई चिंता ही नहीं थी। ये क्या बकवास है? क्या तुम इस तरह से बिजनेस करते हो? शोभित का जवान खून पूरी तरह से उबल चुका था। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उस आदमी से कहा, 5 करोड़, कार्ड से पेमेंट। अगर तुम्हें खरीदनी है तो तुम्हें मुझे 10 करोड़ देने होंगे। नक्श को घूरते हुए उस आदमी ने कहा, बॉस, तुम इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकते। एक तो तुम उस तलवार को हमें दिखा नहीं रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारे कहने पर 5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, और अब अचानक से तुमने उस तलवार की कीमत बढ़ा दी। क्या तुम्हें एंटीक का बिजनेस करने का बेसिक रूल नहीं पता है? अचानक से मिस जूली की एक्सप्रेशन अगली हो गए थे। बिल्कुल सही, हमें तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। ये बोलते हुए अनिका ने तुरंत नक्श का हाथ पकड़ा और बोली, हबी, चलो यहाँ से चलते हैं। तुमने वो कहावत सुनी है क्या? बाजार में घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन असली केसर ब्रीड किसी को नहीं मिलता है। उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरे स्टोर की सारी तलवारें एकदम यूनिक और एशियंट है। सस्ते में तो मैं उसे निकालने वाला नहीं हूँ। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। लेनी हो तो लो, वरना जयराम जी की। बहुत खूब, ठीक है, 10 करोड़, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। नक्श, हबी। जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही एंग्शियस होते हुए मिस जूली और अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर निकले। उन दोनों को डर था कि कहीं नक्श जल्दबाजी करते हुए बेवकूफ़ न बन जाए। आखिर उस जंग लगी तलवार में ऐसा क्या खास था कि उसके लिए 10 करोड़ निकाले जाएं? शोभित के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आए। वो बस नक्श को टकटकी नज़रों से देख रहा था, उसकी तरह बनने और सोचने की कोशिश कर रहा था। शोभित को पूरा यकीन था कि अगर उसके गुरु नक्श को उस्ताद कह रहे हैं तो नक्श में ज़रूर कुछ खास बात है, और उसे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तुम्हें इस तलवार को क्यों खरीदना है? वो आदमी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले अपने बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं था, उसने अचानक से इंटरेस्ट दिखाते हुए नक्श से पूछा। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा कि बाजार में बिकने के लिए घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन असली केसर ब्रीड हर किसी को नहीं मिलती। तो मैं बस उस केसर ब्रीड को खोना नहीं चाहता, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। नक्श की बात सुनकर उस आदमी ने नक्श को ऊपर से नीचे तक बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, और उसके बाद उस तलवार को दीवार से उतारकर काउंटर पर रख दिया। उस तलवार को इतने करीब से देखकर अनिका, जिसे एंटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज था, उसे छोड़कर नक्श, मिस जूली और शोभित के चेहरे एकाएक भारी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस तलवार को किस मटेरियल से बनाया गया था। अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए नक्श ने उस तलवार को मयान से बाहर निकाला। उस तलवार की मधुर आवाज़ सुनकर एकाएक सभी के होश उड़ गए थे। उस तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एंशियंट ज़माने की है, और उसकी कारीगरी कमाल की थी। बॉस, बहुत अच्छी तलवार है, मुझे चाहिए, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, और अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला। जब शोभित की नज़र नक्श के उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो एकाएक हक्का बक्का रह गया, और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि नक्श अपनी महानता को किस तरह से छुपा के रखा है।
शोभित के दिल में नक्श के लिए इज्जत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो क्लोजली नक्श को फॉलो करना चाहता था। एकाएक जब शोभित को याद आया कि वो थोड़ी देर पहले नक्श से किस तरह से बिहेव कर रहा था तो उसे वो सब काफ़ी फनी लगा। लेकिन नक्श का असली रूप देखकर वो धन्य हो गया था। अपनी लाइफ में उस ब्लैक कार्ड को पाने के लिए शोभित को जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए तैयार था। कोई ज़रूरत नहीं है, ये तलवार मेरी तरफ से सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए उस आदमी ने अपने साइड में रखा एक लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाला और उस तलवार को अच्छे से उस बॉक्स में पैक कर दिया। बॉस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। एंशिएंट ज़माने में एक जेंटलमैन अपने ही अंदाज में सब कुछ करता था। अब क्योंकि तुम्हें तलवार किसी भी कीमत पर चाहिए तो फिर कीमत देने की क्या ज़रूरत है? रख लो। उस आदमी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो वो खुद को एंशिएंट ज़माने का जेंटलमैन बता रहा हो। खैर, अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उस लकड़ी के बॉक्स को आगे बढ़ाया और फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अपनी जगह पर बैठते ही उसने उबासी ली और आंखें बंद कर लिए। क्या आप हमें ये फ्री में दे रहे हैं? रिएक्ट करने में अनिका पहले नंबर पर थी। अनिका ने सोचा, पहले उस आदमी ने 5 करोड़ बोला, फिर 10 करोड़ बोला और जब नक्श ने अपना कार्ड बाहर निकाला तो उसने पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो इससे पहले उस आदमी का मन फिर से बदल जाए, क्यों ना नक्श के लिए वो तलवार उठाए और उस स्टोर से गायब हो जाए। जैसे ही अनिका के मन में एक ख्याल आया, उसने तुरंत हरकत करने की कोशिश की। हालांकि उस लकड़ी के बॉक्स को उठाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रही। वो उस बॉक्स को हिला तक ना पाई थी। ये देखकर मिस जूली नक्श और शोभित को उस तलवार की यूनिकनेस समझ आ गई। हालांकि अनिका एक लड़की थी, लेकिन कैंपिंग इवेंट में उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही थी। भले ही उसके शरीर में पिल्स काफ़ी कम थी, लेकिन ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन क्या वो उसके बाद भी उस तलवार को नहीं उठा पा रही थी? मैंने कहा था कि तलवार की शक्ति तुम्हें अभी पहचान में नहीं आएगी। मेरी तलवार खुद अपना मालिक पसंद करती है। आंख बंद करते हुए उस आदमी ने कहा। मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही नक्श ने अपना हाथ उस लकड़ी के बॉक्स पर रखा, वैसे ही उस आदमी ने अपनी आंख खोली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अचानक से नक्श के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। उसने महसूस किया कि वो तलवार उसके इंटरनल ताकत के साथ खेल रही है। नक्श को नहीं पता, लेकिन 5 सेकंड के अंदर नक्श की इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट आधी हो गई थी और उसे काफ़ी थकावट महसूस होने लगी। तभी अचानक से नक्श को फील हुआ कि वो लकड़ी का बॉक्स हिल रहा है और तभी नक्श ने एकाएक अपने हाथ में उठा लिया था। थैंक्स बॉस, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरी नींद खराब मत करो, मुंह बनाते हुए उस आदमी ने कहा और इम्पेशेंटली अपना हाथ हिलाया। कड़क इशारों में उसने नक्श को अपने पलटन के साथ वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और उसके बाद नक्श और उसकी पूरी पलटन वहाँ से निकल गई और उन चारों ने पास ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और इधर उधर की बातें की। करीब 6:30 बजे मिस जूली और शोभित को नक्श से अलग होना पड़ा, जो वो होना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि नक्श अनिका के साथ थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। नक्श और अनिका एक रोमांटिक मूवी देखने के बाद घर लौट आए। कहना पड़ेगा कि जब से नक्श की शादी हुई थी, आज उसका सबसे हैप्पीएस्ट डे था। आज पहली बार अपनी आंख बंद करते हुए खुशी महसूस कर रहा था। आज का दिन भी थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन नक्श को अपने गॉडफादर से मिलने जाना था। अनिका को सुकून के साथ सोता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अनिका के माथे पर अपना हाथ फेरा और धीमी आवाज़ में उसे आई लव यू बोलकर बिस्तर से उठा और सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। वहाँ से उसने उस लकड़ी के बॉक्स को उठाया जिसमें वो एंशिएंट तलवार थी और अनिका की विला से निकल गया। करीब 20 से 25 मिनट के बाद नक्श अपने स्टार विला पहुंच गया था। जैसे ही उसने अपने विला में कदम रखा, उसने देखा कि एक शख्स सोफे पर बैठा है। कौन है? एकाएक उस शख्स को देखकर नक्श टेंशन में आ गया था और लड़ने की पोजीशन में तैयार हो गया था। क्योंकि हाल में अंधेरा था, इसलिए उस शख्स की शक्ल दिखाई नहीं दे पा रहा था।
लेकिन अगर कोई इंसान एकाएक नक्श के उस विला में घुस आया तो वो कोई आम चोर नहीं होगा। नक्श के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने ही तुम्हें आज रात मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन आने में तुमने देरी कर दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी कमर सीधी कर लूं। जैसे ही नक्श के गॉडफादर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे विला की रोशनी भी लौट आई थी। अरे गॉडफादर, आपने बताया क्यों नहीं कि आप बैठे हो? मुझे लगा पता नहीं कौन चोर घुस आया है। अपने गॉडफादर को वहां बैठा हुआ देखकर नक्श पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था। मैंने नोटिस किया, जैसे ही तुम घर में घुसे उसके बाद से लेकर अब तक तुम्हारी एक्सप्रेशन 9 बार चेंज हुए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि तुम कितने डरे हुए हो। मैंने कहा था तुमसे, अगर तुम खरगोश की तरह रिएक्ट करोगे तो शेर आकर कब चबाकर चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भूल गए? मुंह बनाते हुए नक्श के गॉडफादर ने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेकिन गॉडफादर, अंधेरे में कोई शेर बैठा है या दूसरा खरगोश, ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपने बताया ही नहीं। नक्श ने अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी टोन से ऐसा लगा जैसे मानो वह अभी ही अपने गॉडफादर से भिड़ पड़ेगा। अच्छा, इस लड़के को अब अकड़ भी आ गई। इसकी इतनी हिम्मत कि अब वो अपने गॉडफादर से सवाल करेगा। कड़क अंदाज में अपनी बात बोलकर नक्श के गॉडफादर तुरंत ही सोफे से उठे और सीधा ही नक्श की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श के करीब जाकर उन्होंने नक्श के माथे पर हल्के हाथ से सटाक लगा दिया था। नक्श ने ऑलमोस्ट अपना बैलेंस खो दिया था और तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा था। तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए, कठोर आवाज में नक्श के गॉडफादर ने कहा। मैंने जो तुमसे कहा था, क्या वो तुम लेकर आए? ये सुनते हुए नक्श ने तुरंत ही उस लकड़ी के बॉक्स को जमीन पर पटक दिया। ऑलमोस्ट उसके गॉडफादर नोक हो गए थे। नक्श के गॉडफादर ने जल्दी से अपना पैर उस लकड़ी के बॉक्स पर मारा और उनकी एक वार से वो बॉक्स टूट गया। तुरंत ही उन्होंने उस एंशिएंट तलवार को अपने हाथ में लिया। क्या बात है, तुमने सही चीज पसंद की है। बारीकी से उस तलवार को देखकर गॉडफादर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन आपने बताया नहीं कि इस तलवार से आप क्या करने वाले हैं। बेचारा नक्श, जो दोपहर की धूप में उस तलवार को लेने गया था, उसकी आधी इंटरनल एनर्जी भी खत्म हो गई थी। एटलीस्ट उसका इतना तो जानने का हक बनता है। इस तलवार का नाम है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब भी समझते हो? उस तलवार पर लगे जंग को साफ करते हुए गॉडफादर ने नक्श से पूछा। लेकिन इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, गॉडफादर ने तलवार से नक्श के हाथ पर चीरा लगा दिया। देखते ही देखते नक्श के हाथ से खून बहने लगा। गॉडफादर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुंह बिगाड़ते हुए नक्श ने कहा और अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से उस खून को रोकने की कोशिश किया। ये तलवार इतने सालों से खामोश बैठी है। ऑफ कोर्स उसकी सील खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत थी। गॉडफादर की नज़र उस तलवार से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह उसे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उसका पूरा हुलिया ही बदल देंगे।